नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। 1 लाख की रिश्वत लेते वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष गिरफ्तार। मनगवा में भीषण सड़क हादसे में मामा भांजी की हुई मौत। महाना नदी के आंचल में कुदरत का खजाना। भारत का 24वां सबसे ऊंचा जलप्रपातों में से एक है क्योटी। खबरें अब विस्तार से। 1 लाख की रिश्वत लेते जिला वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरफान खान को लोकायुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार। पद में बनाए रखने की एवज में मांगे थे 5 लाख रुपए। हम आपको बता दें कि रीवा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरफान खान को लोकायुक्त पुलिस ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। छोटी दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अनस अब्बासी की झूठी शिकायत और उन्हें पद से न हटवाने के एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिनकी शिकायत के बाद आज लोकायुक्त पुलिस ने इरफान खान को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरफान खान ने छोटी दरगाह कमेटी के अध्यक्ष अनस अब्बासी से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद आज रीवा लोकायुक्त पुलिस ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अनस अब्बासी की माने तो इरफान खान ने उनकी झूठी शिकायत न करने और पद में बनाए रखने के एवज में उनसे 5 लाख रिश्वत की मांग की थी और उन्हें इसके लिए लगातार परेशान भी किया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस में की थी, जिसके बाद लोकायुक्त द्वारा मामले की जांच कराई गई और मामला सही पाया गया। आज इरफान ने अनाज से पैसे लेने के लिए आर्य हॉस्पिटल के पास बुलाया था, जहां पर पहले से मौजूद लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और रीवा कंट्रोल रूम लाकर आगे की कार्रवाई कर रही है। प्रस्तुत है इस संबंध में शिकायतकर्ता अनस अब्बासी एवं लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। किस चीज़ को लेकर डिमांड की गई? जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष इरफान खान के जी द्वारा मुझे पैसे की 5 लाख की मांग की गई थी और उनके द्वारा ये धमकी दी जा रही थी कि आपने अच्छा काम तो किया है छोटी दरगाह में और आप अन्य वक्फों में अच्छे काम किए हैं, तो आप हमको भी कुछ दीजिए, तो नहीं तो हम आपको परेशान करेंगे। तो इसकी शिकायत मैंने लोकायुक्त एसपी महोदय से की। एसपी साहब ने हमको प्रक्रिया समझाई कि इस प्रक्रिया से टेप रिकॉर्डर लेकर आपको जाना है, इस तरह इसको कानूनी प्रक्रिया में लाना है। कमेटी बनाने के लिए जी बनाने के लिए नहीं कि हम आपको कार्रवाई करेंगे, आपकी शिकायतें हैं मेरे पास, ऐसा कर रहे थे। कुछ मंत्री की शिकायत की? नहीं ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पे पैसे कुछ बातें आ रही थी, किसी मंत्री के नाम पे पैसे मांगे जा रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पे पैसे लिए जी फिर 5 लाख की जो मांग की जा रही थी, फिर उन्होंने 1 लाख रुपये में बोला कि 1 लाख हमें दे दीजिए, आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, मगर आप एक तो 1 लाख देना पड़ेगा। तो फिर हमने एसपी महोदय लोकायुक्त जी से शिकायत की, उन्होंने हमारी मदद की और उन्होंने आज आर्य नर्सिंग होम के सामने इसको 1 लाख रुपये लेते हुए टेप किया। किस तरह की कार्रवाई हो सकती थी? क्या दबाव बना रहे थे जो पैसा ले रहे थे? किस तरह की कार्रवाई कर सकते थे? क्या भ्रष्टाचार है? कोई नहीं मध्य कौन वो ऐसे ही दबाव बना रहे थे। फिर हमने शिकायत की उनकी कि ये पैसा मांग रहे हैं। हमने जो भी छोटी दरगाह में काम किया है उसका वो काम आप लोग के सामने है, अच्छा काम किया है। जहाँ भी चाहे कब्रिस्तान में काम कर रहे, वजू खाना है, हर चीज़ अपने से कर रहे हैं हम, और अगर कोई शिकायत की वो भी हमको कोई डर नहीं है। तो क्या वो इतने बड़े अधिकारी थे कि 8 लाख हाँ। मांगे और आप दे दिए? नहीं दिया ना हमने शिकायत की लोकायुक्त में, दिया कहाँ हमने। छोटी दरगाह कमेटी अध्यक्ष के द्वारा एक शिकायत की गई थी कि जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष इरफान खान द्वारा उनसे शिकायतों का निराकरण एवं पद से हटाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, इनको रिश्वत देकर पकड़वाना चाहता हूं। शिकायत सत्यापन किया गया और उनके द्वारा जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष द्वारा फिर 1 लाख रुपए की अंतिम डिमांड की गई कि मैं मैनेज कर लूँगा, 1 लाख रुपये आप दीजिए। उस आधार पर आज 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए ने रंगे हाथों
पकड़ा गया है। सर, किसके नाम पे पैसा मांगा जा रहा था? कुछ कृषि कि- मंत्री का से- नाम? नहीं, उसमें केवल ये था कि छोटी दरगाह कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनकी शिकायतें और उनको हटवाने के लिए कि आपको हटवाया नहीं जाएगा, इस आधार पर पैसे की डिमांड की जा रही थी। तो रुपए की डिमांड किसके नाम से की गई थी? उन्होंने जिला अध्यक्ष ने अपने खुद के लिए लिए थे कि मैं आपकी शिकायत नहीं करूंगा, इससे आप इस पद पे बने रहोगे। शिकायत कब तक की गई थी? शिकायत का हवाला दिया जा रहा था कि शिकायतों के आधार पे आपको हटा दिया जाएगा, मैं उसके लिखूंगा नहीं। रीवा के पुलिस लाइन पेट्रोल टंकी में एनएसयूआई ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान। आपको बता दें कि एनएसयूआई के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर रीवा के पुलिस लाइन पेट्रोल टंकी से हस्ताक्षर अभियान चलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। हम आपको बता दें कि संगठन के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पेट्रोल 100 रुपए के पार चल रहा है। एक तरफ लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं और दूसरी तरफ लोग पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। इसका सीधा असर किसानों पर भी पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल की महंगाई पर किसान परेशान है। वहीं आगे बताया गया कि हस्ताक्षर अभियान रीवा शहर से पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा। प्रस्तुत है अतुल दुबे, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक एनएसयूआई से प्राप्त जानकारी के अंश। भाई ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, क्या है? इस हस्ताक्षर अभियान के कारण चलाकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बढ़ते ईंधनों के दाम के कारण। क्योंकि जिस प्रकार केंद्र की सरकार दिनों दिन ईंधन के दाम बढ़ा रही है, वह सीधे सीधे जनता का शोषण कर रही है। एक तरफ कोरोना महामारी की मार से लोग परेशान हैं, अपने परिजनों को खोए हैं, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई से भी परेशान है। इस ईंधन का दाम डायरेक्ट किसानों पर भी पड़ रहा है। अब खेती का समय आ गया है और किसान परेशान है। 100 के पार हो चुके हैं पेट्रोल डीजल के दाम। तो कहीं न कहीं सरकार जनता को मौत के कुएं की ओर ढकेल रही है। केंद्र सरकार बार बार चिल्लाती थी कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को डुबो दिया, लेकिन मेरा मानना है कि अब आने वाला 70 साल अंधकार में गुजरेगा। क्योंकि बढ़ते ईंधन के दाम से दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली हर एक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। छात्रों को भी समस्याएं हो रही हैं। आज बेरोजगारी के साथ साथ एक महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और महंगाई पर अगर सरकार ने कंट्रोल नहीं किया तो एक हाहाकार मच जाएगा। इसलिए हम इस विरोध में शांतिपूर्ण सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। किसके कौन सा संगठन है? ये हम एनएसयूआई के माध्यम से पूरे देश भर में ये हम सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल दुबे है, मैं पूर्व राष्ट्रीय संयोजक एनएसयूआई से रहता हूँ। कॉलेज चौराहे में युवक को मारी गोली, गाड़ी में सवार होकर आए थे आरोपी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कॉलेज चौराहे के समीप बीती रात एक युवक के ऊपर गोली चलाई गई। घटना में घायल युवक को संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। हम आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कॉलेज चौराहे में बीती रात एक युवक के ऊपर गोली चलाई गई। घायल युवक संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घायल युवक गेंदन लोनिया निवासी जय स्तंभ चौराहा बताया जाता है। वो पैदल रात को तकरीबन 9:30 बजे कॉलेज चौराहे की ओर से जय स्तंभ आ रहा था, तभी गाड़ी में सवार नकाबपोशों ने आरोपी के ऊपर फायर कर दिया। फिलहाल उसकी पहचान नहीं की जा सकी है। युवक के पैर में गोली लगने के कारण वह घायल हो गया था, जिसका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। हम आपको बता दें कि कोरोना कर्फ्यू से जहां लोगों को बमुश्किल निजात मिली है, वहीं अपराधियों की स्वच्छंदता को भी पर लग गए हैं, जिसके चलते 2 दिनों में गोली चालन की ये दूसरी घटना है जिसको अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे कानून और पुलिस का खौफ अपराधियों के दिमाग से खत्म हो गया है, जिसके चलते आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर दहशत फैलाई जा रही है। इस घटना के संबंध में प्रस्तुत है पीड़ित एवं थाना प्रभारी सिविल लाइन ओंकार तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। मैं कॉलेज चौराहे से पैदल आ रहा था तो 220 ने गाड़ी में बगल में लगा के सटा के मार दिया गोली मेरे को। इसके बाद निकल गया। छीन नहीं पाए, मास्क लगाया था, ढट्टी बांधा था, इसलिए नहीं छीन पाए। 220 घटना कितनी टाइम? घटना है 9:30-10 बजे की। रिपोर्ट कर दिए? हाँ, FIR हो गई है।
गोली किसने मारी है उसको आप जानते हो? नहीं छीन पाए, वो बांधे थे, मुंह बांधे थे, इसलिए नहीं छीन पाए, मास्क लगाए थे। कहाँ पर की घटना है? ये कॉलेज चौराहे की। क्या नाम है तुम्हारा? गेदन लोनिया, घर कहाँ? जेस्तम चौराहे पे। क्या करते हो? हाँ, किराने की दुकान है। पिताजी क्या नाम है? भगवान दास। ये गोली चलने का घटना हुई क्या? कल रात को 10 बजे करीब गेंदल लुनिया जो सिरमौर चौराहा उस तरफ से आना बताया था, और कॉलेज चौराहा के आसपास गोली चलने की बात बताई कि 2 व्यक्ति पल्सर 220 से आए और उसको जान से मारने की नीयत से गोली मारे जो उसके पैर में लगी। उसकी रात में चूँकि वो नशे में था, उसकी रिपोर्ट पर धारा 307 का अपराध अज्ञात 2 नफर के विरुद्ध कायम किया गया है, विवेचना की जा रही है। मनगवा में भीषण सड़क हादसा, मामा भांजी की हुई मौत, 5 माह की मासूम हुई घायल। मनगवा थाना क्षेत्र के गोदरी गांव के समीप भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें मामा भांजी की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हो चुकी है। वहीं 5 माह की मासूम भांजी घायल है, जिसका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। हम आपको बता दें कि इस घटना में घायल सहित मृतकों को पुलिस के माध्यम से संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। प्राथमिक जानकारी में पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल में 5 लोग सवार थे, अपने गांव की तरफ से हाईवे में आ रहे थे, तभी अज्ञात वाहन से मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। घटना तकरीबन सुबह 10 बजे की है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल को संजय विश्वकर्मा पिता रामलाल शर्मा द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें संजय विश्वकर्मा सहित श्रेया विश्वकर्मा की मौत हो गई, जबकि 5 माह की शिवांश विश्वकर्मा घायल है, जिसका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। वहीं मृतकों के शव पंचनामा कर पुलिस द्वारा परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रस्तुत है इस संबंध में पुलिस कर्मी से प्राप्त जानकारी के अंश। ग्राम गोदरी, थाना मनगवा। गाड़ी का पता नहीं, लेकिन 3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। एक बच्चा, एक बच्ची और एक पुरुष है। हाँ, 2 व्हीलर से तो शायद कोई गाड़ी थी अज्ञात, अभी पता चला नहीं है क्लियर कोई गाड़ी कौन सी घटना हुई। लगभग 10 बजे के आसपास। महाना नदी के आंचल में कुदरत का खजाना, भारत का 24वां सबसे ऊंचा झरना क्योटी जलप्रपात प्रशासनिक उपेक्षा का झेल रहा है दंश। रीवा को प्राकृतिक सौंदर्यता का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ कई तीर्थ स्थल, प्राचीन स्थल और साथ में विभिन्न पर्यटन केंद्र हैं। मध्य प्रदेश को प्रकृति ने अनूठे उपहारों से नवाजा है। प्रदेश की प्राकृतिक छटा यहाँ आने वालों का मन मोह लेती है, जिसमें रीवा के अनोखे जलप्रपातों का अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। उसी में से एक है क्योटी जलप्रपात। वहीं बारिश की बूंदें पड़ने के बाद ऐतिहासिक स्थलों में भी नई जान आ जाती है। गर्मी के मौसम की चिलचिलाती धूप के कारण लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ के पत्थरों में भी नई चमक आ जाती है। आसपास का नज़ारा भी काफ़ी लुभावना होता है। यही वजह है कि यहाँ पर्यटकों का मेला लगा रहता है। हम आपको बता दें कि रीवा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है क्योटी जलप्रपात। प्रकृति के अद्भुत खजाने को समेटे हुए कल बहती महाना नदी जहाँ क्योटी में जाकर समाती है, वहाँ का विहंगम दृश्य पर्यटकों को सहज ही लुभाता है। केवल मध्य प्रदेश के पर्यटकों के लिए नहीं, वरन मध्य प्रदेश के सीमावर्ती प्रयागराज तथा उत्तर प्रदेश के अन्य समीपी स्थलों से भी लोग इस प्रपात की मनोरम छटा को निहारने के लिए खींचे चले आते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि वर्षों पूर्व इस प्रपात की खूबसूरती की चर्चा मुंबई फिल्म नगरी में भी हुई थी, जहां केवल आर्ट प्रोडक्शन के बैनर तले बिंदिया बंदूक, फौजी एवं रंगा खुश जैसी फिल्मों की शूटिंग भी स्वर्गीय जोगेंद्र सिंह द्वारा की गई थी, जिसमें सबसे चर्चित फिल्म बिंदिया और बंदूक रही।
अच्छी है व्यवस्था तो अच्छी है। रास्ते में जैसे देखा मैंने लाइट्स वगैरह नहीं लगे थे, तो इनको नगर निगम को थोड़ा सिक्योरिटी को लेके लाइट्स वगैरह का इंतज़ाम करना चाहिए। और थोड़ा सा लोग किनारे किनारे तक चले जा रहे हैं, इसके लिए कुछ गार्ड्स वगैरह होने चाहिए यहाँ पर, जो कि प्रॉपर इनको वो करके रखें, पब्लिक को किनारे रखें। प्राकृतिक सौंदर्य बाकी तो नेचुरल ब्यूटी जो अपनी जगह है वो तो बहुत अच्छी है। ओके, सो हम पुष्कर सिंह राठौर और मैं अपने ग्रुप के साथ आया हूँ केओटी फॉल्स में एंजॉय करने के लिए। वीकेंड है, संडे कर्फ्यू है, उसको भी देखते हुए हम लोग बहुत शांति से आए हैं। मास्क अभी हट गया है क्योंकि हम पानी में हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरा दोस्त विशाल और कृष्णा और विशाल और सूर्या, चश्मा लगा के थोड़ा सा नकली शाहरुख खान है ये। तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, वीकेंड है ऑब्वियसली, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तीसरी बार है हमारा, और ये इलाहाबाद के बाद बहुत अच्छा प्लेस है जो कि हम हैंग आउट कर सकते हैं फॉर वीकेंड, और शाम को ही वापस जा सकते हैं। इट्स ओनली 2 hours जर्नी फ्रॉम इलाहाबाद, 80 किलोमीटर्स, सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू हैंग आउट। थैंक यू सो मच। रीवा जिले में पर्यटकों को लुभाने बहुत से ऐतिहासिक, साहित्यिक और दार्शनिक स्थल हैं, मगर उससे भी खास है जिले में स्थित जलप्रपातों की श्रृंखला। बहुती, केवटी, चचाई और पुरवा, ये 4 जलप्रपात जिले भर में आकर्षण के केंद्र माने जाते हैं, जहां पर दूर दराज से पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं। मगर फिर भी जिले के अधिकांश पर्यटक स्थल अब तक प्रशासनिक उपेक्षा के चलते पर्यटक स्थलों में प्रशासन की नाकामी साफ नजर आती है। ऐसे ही जिले में स्थित 4 प्रपातों में से एक है केवटी जलप्रपात, जहां भारत का 24वां सबसे ऊंचा झरना है तथा यहां से 24 घंटे पानी गिरता रहता है। इस जलप्रपात की नर्सरी को देखने के लिए लोग देश के अलग अलग कोने से आते हैं, मगर अव्यवस्थाओं के बीच कई बार वह दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। फिर भी प्रशासन के द्वारा इस ओर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है। हम आपको बता दें कि केवटी जलप्रपात में प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था तैनात नहीं की गई है, और यही वजह है कि लोग जलप्रपात में घूमने के लिए आते हैं और सेल्फी लेने के चक्कर में दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। वहीं लोगों की माने तो पर्यटक स्थल होने के कारण असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगा रहता है तथा शराबखोरी करने वाले लोग परेशानी का सबब बनते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से क्या मानते हैं, क्या चीज़ जरूरत है यहाँ? सुरक्षा की दृष्टि से प्लीज़ यहाँ पे अल्कोहल का सेवन ना करें, मदिरा पान ना करें, और परिवार भी है यहाँ पे काफ़ी, उनकी भी दृष्टि से हम लोग थोड़ा सा सेफ ही जा रहे हैं। और हम लोग पीछे ही हैं, आगे फॉल है, काफ़ी डेंजरस है, यहाँ पे कोई सुरक्षा ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए हमारी सुरक्षा खुद ही अपने हाथ में है, और आनंद भी है और सुरक्षा भी है। हम लोग पीछे ही हैं अपना, बस पानी में एंजॉय करना है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे जिससे कि व्यवस्था और बढ़ाई जाए? तो यही है कि थोड़ा सा प्रशासन को देखना चाहिए कि यहाँ पे कोई मतलब कोई भी कहीं भी जा रहा है, और वो आते हैं, कभी कभी आते हैं, वो मतलब ऐसा मतलब औचक निरीक्षण होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे है, तो होना चाहिए। और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है एमपी में, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा ये जगह है। हम आपको बता दें कि भारी भीड़ एकत्रित कर रहा है पर्यटक स्थल केवटी, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के चलते होती रहती हैं दुर्घटनाएं। वहीं हम आपको बता दें कि केवटी में स्थित मंदिरों का भी अत्यधिक महत्व है, जहां भैरव मंदिर एवं राम जानकी मंदिर धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। वहीं मकर संक्रांति के दिन यहां 3 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन भी होता रहा है। वहीं झरने के उस पार केवटी का 2 मंजिला किला भी स्थित है, जो पर्यटकों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित करता है। वहीं इस किले का स्वतंत्रता संग्राम से भी नाता जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन यहीं से संचालित किया जाता था और अंग्रेज ठाकुर रणमत सिंह से थर थर कांपते थे। वहीं जब यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में सुरक्षाकर्मी से पूछा गया तो उनका कहना था कि नाम हमारा इसरार खान है, हम पर्यटन विभाग से हैं, उसी संग्रहालय से है, सिरमौर में मेरा घर है। 2 जगह मेरे को ड्यूटी दी गई है, जिसमें एक दिन मैं आल्हा आता हूँ, एक दिन केवटी आता हूँ। और जिस दिन यहाँ आता हूँ प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे आए दिन यहाँ पे लफड़ा होता है, वारदातें हो रही हैं, जिसमें प्रशासन कोई प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। जी अभी पर साल है, पर साल 6 एक बार व्यक्ति गिरे हैं, एक व्यक्ति को बचाने में 6 घटनाएँ हुई थी, दूसरी बार 2 वारदातें हुई हैं। और अभी परसों कल ही भी मैं आया था, यहाँ पे प्रयागराज के कई टूरिस्ट यहाँ बैठे थे, पी खा के यहाँ नहा रहे थे, जिनको मना किए गए तो अवैध गाड़ी दिए। वो बोलते हैं कि तुम अपना जो है आई कार्ड दिखाओ। अब आई कार्ड मेरे को प्रशासन ने दिया नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, और मना करता हूँ तो साले लड़ने के लिए तैयार होते हैं हमसे।
सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था की गई है? व्यवस्था कोई भी नहीं है। आज सिर्फ प्रशासन की तौर से 200 पुलिस वाले मुहैया किए गए हैं, जिनको कल हमने गढ़ में भी सूचना दिया था और लालगांव चौकी में भी हमने व्यवस्था मैंने बता दी थी कि ऐसे ऐसे सर है यहाँ पे, और जिसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं किया गया, जिसमें आज 200 गार्ड दिया गया है। जी हाँ, वहाँ पे बैठे हैं 200, लेकिन यहाँ पे व्यवस्थाएं कोई प्रशासन के तौर पे सर कोई व्यवस्था नहीं है जी। और बाहर में जाके नहाते हैं जो हादसे का शिकार हो रहे हैं, तो कम से कम प्रशासन को खड़े होकर यहाँ कुछ अपनी व्यवस्थाएं बनाना चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।